गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले वीडियो में अपना अपना भाग इस कहानी का अध्ययन कर रहे थे, तो आइए उसी क्रम में आगे देखा जाए। देखिए, वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को 3 प्रश्न दिया और आज हम इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुए हैं। देखिए बेटा, वैसे तो आपके एग्जाम में अवतरण के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। एक अवतरण दिया गया रहता है और उसी अवतरण को आधार बनाकर प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पाठ के आधार पर पूछे गए हैं। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है और बाकी मैं ये मान के चलता हूँ अगर अवतरण के ढंग से प्रश्न पूछा जाएगा, वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, इत्यादि चीजें आप बता ले जाएंगे, क्योंकि कहानी का सारांश आपको बताया जा चुका है। तो आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर हम दृष्टिपात करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ अध्ययन करते हैं। देखिए, यहाँ मैं 7 प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, जिनमें पहला प्रश्न है, कहानी से मिलने वाली शिक्षाओं को लिखिए। तो इस प्रश्न पर चर्चा पिछले वीडियो में हो चुका है, लेकिन मैं पुनः यहाँ बता दे रहा हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए, प्रस्तुत कहानी जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखी गई है और इस कहानी में लेखक ने हमें यह शिक्षा दिया है कि हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर लोगों के विषय में सोचना चाहिए। हमारे अंदर नैतिकता, परोपकार जैसे गुण होने चाहिए। हमें अपने सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए। अगर हमारे आसपास कोई जरूरतमंद व्यक्ति है तो हमें अपने स्वार्थ की भावना को छोड़कर उस जरूरतमंद व्यक्ति की यथासंभव सहायता करनी चाहिए। तो यह पाठ से मिलने वाली शिक्षा है। दूसरा प्रश्न है, कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न पर भी हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन पूरा मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए, हमारा कोई भी काम जीवन में निरुद्देश्य नहीं होता है। यह मानव स्वभाव है कि हम हर कार्य एक उद्देश्य को लेकर करते हैं। तो उसी तरह से कथाकार के कथा लेखन का भी एक उद्देश्य होता है। वह कुछ बातों को पाठकों के समक्ष रखना चाहता है। तो प्रस्तुत कहानी में कथाकार जैनेन्द्र ने सामाजिक विषमता की समस्या को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस कहानी के माध्यम से जैनेन्द्र कुमार जी ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि हमारे समाज में 2 वर्ग हैं, एक अमीरों का, एक गरीबों का। एक ऐसा वर्ग है जिसके पास सुख सुविधा की अनेकानेक वस्तुएं हैं और एक ऐसा वर्ग है जिसके पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है। मूलभूत आवश्यकताओं से तात्पर्य रोटी, कपड़ा और मकान से है, अर्थात उसका जीवन बड़ा ही दयनीय है। और इसी समस्या को केंद्र में रखकर लेखक ने इस कहानी का सृजन किया है और पाठक वर्ग को या संभ्रांत वर्ग को यह बताना चाहा है कि हमें भी उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। यही कथाकार के कथा लेखन का उद्देश्य है। तीसरा प्रश्न है, कहानी के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न पर भी हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन पुनः आपको यहाँ हम बता देना चाहते हैं। देखिए, कहानी के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। तो कहानी का शीर्षक अपना अपना भाग सर्वथा उचित है, क्योंकि वर्तमान समय में हम यह देखते हैं कि हमारे समाज में गरीब व्यक्तियों के साथ यदि कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो संभ्रांत वर्ग के लोग उस दुर्घटना को उसके भाग्य का नाम देकर अपनी जिम्मेदारियों से मुकर जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बच जाते हैं। तो इसलिए इस कहानी का शीर्षक अपना अपना भाग्य उचित है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस कहानी में लेखक ने यह दिखाया है कि किस तरह पहाड़ी बालक अपने जीवन से संघर्ष करता है और कोई भी
जरूरतमंद व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उसकी सहायता नहीं करता है। उस गरीब बालक की, उस गरीब पहाड़ी बालक की कोई भी व्यक्ति सहायता नहीं करता है। अंततः वो अपने गरीबी के कारण ठंड में सिकुड़ कर मर जाता है और लोग उसके मृत्यु को उसके भाग्य का नाम दे देते हैं। तो इस तरह से इस कहानी का शीर्षक अपना अपना भाग्य सर्वथा उचित है। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, क्योंकि इन 3 प्रश्नों पर चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और आज पुनः कर रही है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। नैनीताल की संध्या का वर्णन कीजिए। तो नैनीताल बड़ा ही प्राकृतिक स्थल है। नैनीताल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर रमणीय स्थल है। वहां की संध्या बड़ी ही सुखद और मनोरम होती है। पाठ के प्रारंभ में लेखक ने नैनीताल की संध्या का बड़ा ही सुखद एवं मनोरम वर्णन किया है। लेखक नैनीताल की संध्या का वर्णन करते हुए कहता है कि संध्या समय रुई के रेसे जैसे भाप के बादल चारों तरफ उड़ रहे हैं, वे उसके सिर को छू छू कर निकल रहे हैं और प्रकाश के कारण कभी लाल, अस्त होते हुए सूर्य की प्रकाश, अस्त होते हुए सूर्य का प्रकाश रक्तम वर्ण का होता है। इस वजह से सूर्य के लाल प्रकाश के कारण वे रुई के रेसे जैसे भाप के बादल कभी लाल, कभी प्रकाश कम होने के कारण काले, विविध रंगों के दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से लेखक ने नैनीताल की संध्या का बड़ा ही मनोरम वर्णन प्रस्तुत कहानी में किया है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी बालक के विषय में आप क्या जानते हैं? प्रस्तुत कहानी अपना अपना भाग्य का मुख्य पात्र पहाड़ी बालक है। इस पहाड़ी बालक को केंद्र में रखकर कहानी का ताना बाना बुना गया है। पहाड़ी बालक जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, उसका घर नैनीताल शहर से 15 कोस दूर किसी गांव में है। उसके कई भाई बहन हैं, उसके माँ बाप हैं और गांव में कोई रोजगार न होने के कारण लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से वह परेशान होकर अपने किसी मित्र के साथ भागकर नैनीताल चला आया। यहाँ भी उसकी मुसीबतें उसका साथ नहीं छोड़ती हैं। अंततः वह ठंड में सिकुड़कर अपनी जान को गंवा बैठता है, अर्थात ठंड में सिकुड़ने के कारण, ठंड लगने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, वकील साहब कौन थे? कहानी के आधार पर उनका वर्णन करिए। देखिए, वकील साहब लेखक और उसके मित्र के मित्र थे। वकील साहब संभवतः लेखक के मित्र ही थे, जो किसी दूसरे होटल में ठहरे हुए थे, जहां लेखक और उसका मित्र उस पहाड़ी बालक को लेकर वकील साहब से मिलवाने के लिए ले जाता है। कहानी के आधार पर हम कह सकते हैं कि वकील साहब संभ्रांत वर्ग के हैं, क्योंकि उस भीषण सर्दी में वे दुशाला लपेटे हुए हैं, उनके पैरों में मोजे हैं, वे चप्पल पहने हुए हैं, अपने आप को अच्छी तरह से शीत से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहने हुए हैं और वे उस होटल के सबसे आलीशान कमरे में ठहरे हुए हैं। तो इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि वकील साहब संभ्रांत वर्ग के हैं और उनके अंदर किसी के दुख दर्द के प्रति कोई संवेदना नहीं है, किसी के प्रति उनके अंदर कोई संवेदना नहीं है। अगर उनके अंदर जरा सी भी संवेदना होती तो वे अवश्य ही उस पहाड़ी बालक को अपने यहां नौकरी पर रख लेते। अगला प्रश्न है, लेखक के मित्र की उदासी का क्या कारण है? उनके विषय में आप क्या जानते हैं? तो लेखक के मित्र के उदासी का कारण यह था कि वे चाहते हुए भी उस पहाड़ी बालक का कोई सहयोग नहीं कर सके। यद्यपि लेखक का मित्र उस पहाड़ी बालक का सहयोग करना चाहता था, वह उसे रोजगार दिलाना चाहता था, नौकरी दिलाना चाहता था, उसे कुछ खाने के लिए देना चाहता था और कई तरह से उसका सहयोग करना चाहता था, लेकिन
सका, इस वजह से वह उदास है। उसकी उदासी का कारण यही है कि वह उस पहाड़ी बालक का सहयोग नहीं कर सका। हाँ, उनके इस व्यवहार से हमें उनके विषय में यह पता चलता है कि वे भावुक किस्म के व्यक्ति हैं। दूसरों के दुख में दुखी देखकर, दूसरों को दुख में देखकर वे दुखी हो जाते हैं और हर जरूरतमंद की वे यथासंभव मदद करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों में है। इस तरह से आज इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम चर्चा कर चुके हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी कॉपी में अवश्य कर लीजिएगा। जो विद्यार्थी प्रथम वीडियो देखे होंगे तो वे 3 प्रश्नों को अपनी कॉपी में कर चुके होंगे, तो इन 3 प्रश्नों को पुनः कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो बचे हुए 4 प्रश्न हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। देखिए, ये विचारात्मक और भावबोधात्मक प्रश्न है। बाकी आपके एग्जाम में अवतरण से प्रश्न पूछा जाता है और अवतरण दिया गया रहता है। उस अवतरण को केंद्र में रखकर प्रश्न पूछा जाता है। उसमें यह पूछा जा सकता है कौन वक्ता है, कौन श्रोता है, उसके विषय में आप क्या जानते हैं, उसका परिचय क्या से संबंधित पूछा जा सकता है। लेकिन हर अवतरण के अंत में एक विचारात्मक और भावबोधात्मक प्रश्न होता है जिसका सीधा सीधा उत्तर आपको अपने पाठ में कहीं नहीं मिलेगा। और उसी टाइप का प्रश्न यहाँ हम आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो इन 7 प्रश्नों का उत्तर आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह शॉर्ट स्टोरी का जो 5वां पाठ है, अपना अपना भाग्य, यह समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम 5वां पाठ जो काव्य का है उसे लेकर पुनः उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।